संख्या बढ़ गई जाति की, लेकिन जाति की जो हकमारी हो रही है उस पर न लोगों को क्षोभ है। अब जो है आरक्षण को सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए कोई बड़ी नहीं है। अब कहीं कोई कंप्लेन करते हैं तब उस पर जांच होती है। और अगर समाज हित में, वंचितों के हित में, गरीबों के हित में अगर मेरी कुर्सी चली जाए, कुर्सी क्या होती है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि चलिए कम से कम गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए मेरा कहीं काम तो मैं आया। ये मूल अति पिछड़ा में जो तेली, तमोली, दांगी को शामिल कर दिया गया है, उससे मूल अति पिछड़ा के हकों की हकमारी हो रही है कि आए दिन अति पिछड़ों पर जुल्म, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घटती है। अगर नगर निगम की बात करें महापौर में तो 100% इन्होंने हक खा गया मूल अति पिछड़ा का। इस वक्त मैं मधुबनी में हूं और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला स्तरीय बैठक रामबली जी की अध्यक्षता में हुई है। रामबली जी राजद से एमएलसी हैं वर्तमान में सर, और प्रोफेसर भी हैं सर। क्या मकसद था, क्या है आपका अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा? अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार के लगभग 38 जिले में जाने का निश्चय किया है। 5 सूत्री मांगों के लिए एक पदयात्रा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को ये महान नेता हम लोग के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा की शुरुआत होगी और समापन होगा मिलर स्कूल मैदान में। सर मकसद क्या है? मकसद है 5 सूत्री मांग है। उसमें पहला है कि मूल अति पिछड़ा में जो तेली, तमोली, दांगी को शामिल कर दिया गया है, उससे मूल अति पिछड़ा के हकों की हकमारी हो रही है, तो उसको अविलंब निकाला जाए, प्रथम मांग है। दूसरा सूत्री मांग है कि पंचायती राज सरकार में जो आरक्षण अभी 20% है उसको बढ़ा करके 33% किया जाए। तीसरी मांग है कि आए दिन अति पिछड़ों पर जुल्म, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घटती है, तो उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बने, यह तीसरी मांग है। और चौथी मांग है कि जिस तरह से बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण है और बाकी 11 राज्यों में, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण हो, रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट सार्वजनिक हो, केंद्र सरकार उसको लागू करो। और 5वां जो अंतिम मांग है हम लोग का अभी, उसमें है कि अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए 2 जो महान नायक थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल कयूम अंसारी साहब, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। एक जो सर आपने सर्वप्रथम मांग बताया 3 जातियों को बाहर करने का, यदि इसमें शामिल ही हो गई तो क्या दिक्कत हो गई, उससे क्या नुकसान लग रहा है आपको? देखिए दिक्कत आप जिस आंकड़ा को लेंगे, संख्या तो बढ़ गई ना सर। संख्या बढ़ गई जाति की, लेकिन जाति की जो हकमारी हो रही है उस पर न लोगों को क्षोभ है। कितना जाति है? अभी 113 जातियां हैं, 110 जातियों का हक आप देखिए, उन 3 जातियों का हक देखिए। अभी विधानसभा की बात कर लीजिए, 2020 में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है विधानसभा में, 110 जातियों को 5 से 6% के बीच में है और अकेले इन 3 जातियों को 4% है। तो आप समझ लीजिए कि आधा ये खा रहे हैं। और कहीं कहीं तो अभी अगर नगर निगम की बात करें महापौर में तो 100% इन्होंने हक खा गया मूल अति पिछड़ा का। उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में करें तो 70% हक खा ले रहे हैं। नौकरी की बात करें तो 70-80% हक खा रहे हैं। तो यह जो संपन्न, अपेक्षाकृत जो संपन्न जातियां हैं, उसको बिना जो है वैज्ञानिक सर्वे किए बिना इसको डाल दिया गया। तो अगर आप एक हिरन के पिंजड़ा में एक बाघ को डाल दीजिएगा तो क्या होगा हिरन पर, आप समझ सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, इनको फिर से पुनः पिछड़ा में डाल दिया जाए? हाँ, उनको अलग ग्रुप बना दिया जाए। हम पिछड़ा में डालें या सरकार को जो मनसा है, लेकिन उनका एक अलग ग्रुप। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि आप आरजेडी में हैं, मोदी जी कहते हैं अति पिछड़ा के बेटा हैं, तो कहें ये तो कंसेप्ट नहीं है। ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये अति पिछड़ों की हकमारी है। सब दल के लोग इसमें हैं और ये जो नेतृत्वकारी वर्ग है ये कोई दल विशेष पर इसमें नहीं है। और मैं भी जितनी बातें कहता हूँ किसी दल के विरोध में नहीं कहता हूँ, न किसी दल के पक्ष में करता हूँ, न किसी को वोट देने के लिए अपील करने आया हूँ। मैं विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन को लेकर के चला हूँ, जिसका परिणाम हो रहा है कि अति पिछड़ा जो मूल है कर्पूरी ठाकुर के, जो मुंगेरी लाल कमीशन से चली आ रही है, उन जातियों। आप लोग का सर आरोप है कि चंद जातियाँ जो दबंग कह लीजिए या संपन्न है, वह जो छोटी छोटी जातियाँ हैं उसका हक अधिकार खा रही है। मैं दबंग नहीं कहना चाहता हूँ शब्द, मैं अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ, उनकी संख्या भी है, उनके पास साधन भी है, उनके पास शिक्षा भी है,
इसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो सारे हक पर काबिज हो जा रहे हैं। तब मूल अति पिछड़ा की जो जातियां थी वो समाप्त हो जा रही। इसी संबंध में न रोहिणी कमीशन बनाई गई थी। रोहिणी आयोग का अगर कंसेप्ट क्या था, उसके लिए जातीय जनगणना बिहार में एक ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो जातीय जनगणना होने दीजिए, सब दूध का दूध क्लियर हो जाएगा पानी का। जाति जनगणना के लिए तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जाति गणना का जो परिणाम आएगा वह भी चौंकाने वाला होगा। वो दो तरह के परिणाम आएगा। एक वो मुस्लिम जातियों में जो देखिएगा कि टोपी की तरह फॉरवर्ड मुसलमान बैठे हुए, उनकी आबादी 4 से 5% है, और बाकी जो पसमानदा मुस्लिम है जिनको बैकवर्ड मुसलमान, मुस्लिम लोग कहाँ एक्सेप्ट करते हैं कि उनमें जातियाँ हैं सर? नहीं करेंगे। आखिर ये नहीं करते तो फिर आरक्षण कैसे मिलता? आरक्षण की लड़ाई मोमिन कॉन्फ्रेंस ने लड़ करके लिया है, इसलिए खाली ये बात नहीं है कि वो दावा नहीं करती है। हाँ। उसी तरह से पिछड़े में भी जो अति पिछड़ा है उसकी भी यही हालत है। सर आरक्षण पे हम वापस आएंगे। अभी सर जितना भी आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी कंपनियां, आउटसोर्सिंग के तहत जितना भी सरकारी कर्मचारियों की बहाली होती है, कंपनियां करती है, उसमें तो आरक्षण रोस्टर बिहार की मैं बात कर रहा हूँ 17 में 1 नवंबर 2017 को नीतीश जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में पास हो गया कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कर्मचारियों का चयन करेगी उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन होगा। लेकिन आज तक जितनी कंपनियां ने कर्मचारियों का चयन किया है, अभी हाल में एमडीएम में 534 लोगों की बहाली हो रही है, कोई आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं। आपकी तो सरकार है, क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? देखिए ये आरक्षण का जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका लागू होने में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं। 1.5 लाख बहाली आ रही है शिक्षा व्यवस्था में भी। इसलिए आ रही है कि पहले बिहार में आरक्षण को सही ढंग से लागू करने के लिए आरक्षण आयुक्त का पद होता था, वो आज एबोलिश कर दिया गया। तो अब जो है आरक्षण को सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए कोई बॉडी नहीं है। अब कहीं कोई कंप्लेन करते हैं तब उस पर जांच होती है। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जब संगठन बन जाएगा, जो लोग सजग हो जाएंगे। तो सर नौकरी ही नहीं है, सरकारी नौकरी रहेगी तब तो आरक्षण की आप मांग करेंगे। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों की बहाली हो रही है। बिहार में सेम खेला चल रहा है, नीतीश कुमार के कहने के कैबिनेट में स्वीकृति होने के बाद भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये बात सही है कि अब नौकरियों का स्कोप घटते जा रहा है, सरकारी नौकरियों का। लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां हैं, जो कंपनी हैं, जो आउटसोर्सिंग है, उसमें भी आरक्षण लागू हो और इसका सख्ती से पालन हो, इसका हम लोग ने मांग कर रहे हैं ना। और ये मांग को स्वीकृत है लेकिन बिहार में तो लागू ही नहीं हो रही है। तो लागू नहीं हो रही थी, तो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में कमी है। तो इसके लिए अगर हम लोग सजग रहेंगे, इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। एक सवाल सर और ले लेंगे। आप चूंकि भाषण में बता रहे थे कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, कैमरे लग जाए, और पहली बार किसी नेता के मुंह से हमने सुना है, क्योंकि नेता के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये भी सच्चाई है सर। तो क्या चाहते हैं कि दिल्ली के तर्ज पे बिहार में भी कैमरे लग जाए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो जाए? नहीं, बिहार में मैं देखता हूँ कि एक तरफ सुरंग बनते हैं, एक तरफ बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब हिंदी मीडियम से हैं। एक भी सरकारी स्कूल अंग्रेजी मीडियम से क्यों नहीं बना? क्या सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि गरीब के बच्चों उसमें जाए? दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी राइट टू एजुकेशन लागू है पूरे भारत में। तो शिक्षा का अधिकार मतलब कि 6 बरस से लेकर के 14 बरस के बच्चों तक को आपको शिक्षा मुफ्त में देनी है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उन विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों को एडमिशन लेना है, लेकिन इन गरीब बच्चों का एडमिशन हो रहा है? नहीं हो रहा। इस सवाल को मैंने सदन में भी, प्राइवेट में सर तो लूटा जाता है, जिस प्रकार से ड्रेस के नाम पे, फीस के नाम पे, तरह तरह के अलग अलग तरह के अलग मसला आपने कर दिया। मैंने कहा सरकारी स्कूल को यदि इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए जाना ही नहीं पड़ेगा। वही तो मैं कहा कि अब देखा कि एक भी विद्यालय नहीं है जो सरकारी विद्यालय हो, अंग्रेजी माध्यम से हो। तो सरकार को तो वंचित बच्चों के लिए उसके सामने खड़ा करने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे तो अभी हम लोग का तो सर सरकार है, आप तो करवा सकते हैं। तो सरकार हमारी आने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार हमारी पार्टी की न, हमारी नहीं न है। हम तो पहले सामाजिक काम कर रहे हैं। और एक मैंने कहा ना कि मैं किसी का आलोचना या किसी का समर्थन करने नहीं आया हूँ। समाज के साथ है। हाँ, समाज के साथ है। समाज की हकमारी हो रही है, उस समाज के हकमारी के सवाल पर हम खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। सर रोज तो लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग मैदान में कूद जाते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। उनको नेता बनना होता है, मंत्री बनना होता है, एमपी बनना होता है। कई पार्टियां भी इस तरह से हाल फिलहाल में बनी भी है, तो लोग तो आरोप आप पर भी लगाएंगे।
अब देखिए यह जो बात है, मैं 2015 से लगा हुआ हूँ। 2015 में हमने धरना दिया, आप जाकर के मेरा क्लिप निकाल के देख लीजिए। 2015 में गांधी मैदान के पास जिस दिन भूकंप हुआ था उस दिन धरना दिया। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में मैंने रिट दायर किया। उसके बाद पटना हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो यह एक दिन की बात नहीं कि चुनाव आ जाए तो मैं ये भाषण देने आया हूँ। यह मैं 6-7 वर्षों से लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इन जनताओं के भरोसे, इन लोगों के भरोसे वह जो है लड़ाई में सफलता मिलेगी और इसी के साथ मैं घूमूंगा। आज एक अक्सर राष्ट्र सवाल है, आज के दौर में सभी नेता तो अपने मंत्रियों को, जो उनके शीर्ष नेता होते हैं, उनके पीछे आगे पीछे करते हैं। आप कहाँ जो है अपने ही नेताओं से बगावत कर रहे हैं? एमएलसी पद भी चली जाएगी आपकी। अरे भाई, तो मैं तो कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हूँ। मुझे प्रेरणा मिलती है कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर से। और अगर समाज हित में, वंचितों के हित में, गरीबों के हित में अगर मेरी कुर्सी चली जाए, कुर्सी क्या होती है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि चलिए कम से कम गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए मेरा कहीं काम तो मैं आया। चलिए, तो चंद्रवंशी जी थे और जिस प्रकार से ये इन्होंने भाषण दिया, लोगों को मोटिवेट किया, आप दिखा सकते हैं कई लोग थे यहाँ पे। और जो इनका मिशन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, उसके बैनर तले लगातार बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म होता जा रहा है। जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की बहाली हो रही है, सरकार डायरेक्ट बहाली नहीं करती, थर्ड पार्टी के थ्रू बहाली करती है, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन हो। बिहार सरकार ने 1 नवंबर 2017 को कैबिनेट में स्वीकृति भी दिला दी थी कि जो भी कंपनियां कर्मचारियों के चयन करेगी उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन करना होगा। वो नहीं लागू हो पा रहा है। अभी हाल में कई बहालियां आई है, 1.5 लाख बहाली शिक्षा विभाग में आने वाली है, उसमें रोस्टर का पालन नहीं होने की संभावना है। उसको लेकर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। साथ में कुछ जातियां जो बैकवर्ड कम्युनिटी में या फिर अति पिछड़ा श्रेणी में है, वह बहुत सारी जातियों के हक हिस्से को खा रही है, ये भी इनका आरोप है। उसको लेके भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कई मोर्चों पे लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।